भाई लास्ट क्लास में हमने अपना मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर स्टार्ट किया था और हमने कुछ फॉर्मूलेस कर लिए थे। बस फॉर्मूले रिकॉल करा रहा हूँ, चेक कर लो। सबसे पहले हमने पढ़ा बायोट सावर्ट लॉ। भैया बायोट सावर्ट लॉ का फॉर्मूला जल्दी सब थोड़ा सा पार्टिसिपेशन दिखाएंगे। बायोट सावर्ट लॉ का फॉर्मूला है किसी आगे, बस इतना सा आगे बोल के रुक गए। बायोट सावर्ट लॉ का फॉर्मूला म्यू म्यू नॉट नॉट अपॉन आई फोर पाई आइडियल भाई वेरी गुड। कि चार्ज। करंट एलिमेंट कोई भी एक वायर है, उसका हमने एक छोटा सा टुकड़ा लिया है, एक बहुत छोटा हिस्सा, तो वो एक बहुत छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। डी बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। मैंने कहा था 4 पाई आर स्क्वायर। मैंने कहा था कि भैया इसको आप सर्कुलर आर्क्स वगैरह के लिए भी यूज कर सकते हो, इस वाले फॉर्मूले को। बिल्कुल प्रतिभा, होमवर्क भी दिया था। इसके बाद फिर मैंने कराया था एक स्ट्रेट वायर का, कि एक स्ट्रेट वायर जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, उसकी वजह से भी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, और उसकी मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई ए इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। जहां पे ये थीटा 1 और थीटा 2 क्या थे भैया? ये थीटा 1 और थीटा 2 हमारे एंगल्स थे जो एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करके बने हैं। ये हमने इस वायर के एंड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए, इस पॉइंट पी पे हमें इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी थी। बिल्कुल। तो ये वाला एंगल हो गया थीटा 1, ये वाला एंगल हो गया हमारे पास थीटा 2। फिर मैंने कहा था कि अगर मैं इनफाइनाइट वायर के लिए कैलकुलेट करना चाहूं, तो इनफाइनाइट वायर्स के लिए बस एंगल की वैल्यू रख देंगे हम। थीटा 1 और थीटा 2 दोनों 90 हो जाएंगे, तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आएगा म्यू नॉट आई बाय 2 पाई ए। ये तो मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड है, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई ए। लेकिन डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट होगी? भाई वेरी गुड। डायरेक्शन हमारी कैलकुलेट होगी राइट हैंड थंब रूल से। बिल्कुल सही, राइट हैंड थंब रूल। उसके बाद मैंने सर्कुलर आर्क का भी बता दिया था आपको, कि अगर एक मतलब एक सर्कुलर आर्क है, उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर रहा हूं, तो वो मैक्सिमम होती है, दैट इज म्यू नॉट आई बाय 2 पाई ए। सॉरी 2 ए, माय मिस्टेक, म्यू नॉट एन आई बाय 2 ए। और अगर एक एक्सियल डिस्टेंस पे कैलकुलेट करना चाहता हूं, तो म्यू नॉट एन आई ए स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2 ऑफ a² प्लस x² टू द पावर 3/2। पहले चेक करके बताओ, इस वाले स्लाइड पे कोई डाउट है या आगे बढ़ूं? नो डाउट सर। कोई डाउट नहीं है, डन। उसके बाद मैंने सर्कुलर आर्क वाला करा दिया था क्वेश्चन, आपको एक स्क्वायर फ्रेम वाला क्वेश्चन करा दिया था, वो होमवर्क के लिए दिया था। वो सब चीजें हो गई थी हमारी, डन। तो भाई आ जाओ आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था एम्पियर सर्कुलर लॉ, उसको बढ़ते हैं। लेकिन एक, आकाश तुमने कोई एक डाउट पूछा था कि एरिया सेम कैसे हुआ, कुछ ऐसा डाउट पूछा था। भाई देखो, लास्ट क्लास का एक क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, चेक करो किस बच्चों को डाउट था। मैंने कहा कि ये एक सर्कुलर वायर है, ये एक सर्कुलर वायर है, इसके इस पॉइंट से। नवीन, तुम्हारा माइक पूरा हमेशा अनम्यूट पे क्यों चले जाता है? ये सर्कुलर वायर के 2 पॉइंट से मैंने एक बैटरी को कनेक्ट कर दिया है ताकि करंट फ्लो करे, और मैं अब मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहता हूं इसके सेंटर पॉइंट पे। तो याद है मैंने आपको एक स्टेटमेंट लिखवाई थी कि भैया जब भी हमारे पास कोई एक सर्कुलर वायर होगी और उस सर्कुलर वायर में करंट डिवाइड हो रहा होगा, भैया इस बैटरी से कोई ना कोई करंट निकल रहा होगा आई, लेकिन जब वो इस जंक्शन पे पहुंचेगा तो करंट हमारा डिवाइड हो जाएगा। यहां से कुछ ना कुछ करंट फ्लो करेगा I1, यहां से कुछ ना कुछ करंट फ्लो करेगा I2। सेंटर पे चाहे जो मर्जी एंगल बन रहा हो, भैया सेंटर पे हमेशा फिर नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी? जीरो। जीरो आएगी, बिल्कुल। आकाश पहले इसी में बताओ, इसी में क्या डाउट था तुम्हारा, एरिया वाला? मैंने इन दोनों वायर का पोटेंशियल इक्वल कर दिया था, V1 इज इक्वल्स टू V2, बिकॉज जो ये वाली वायर है, ऊपर वाली वायर, और जो ये नीचे वाली वायर है, ये दोनों वायर पैरेलल कनेक्शन में आएंगी। अगर ये दोनों वायर पैरेलल कनेक्शन में आएंगी तो इनका पोटेंशियल सेम होगा। पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो IR1 I2 R2। अब मैंने कहा I1 और R1 की जगह अब आप क्या लिखोगे? रो ऊपर वाले की लेंथ। तो ऊपर वाले की लेंथ मैं अज्यूम कर रहा हूं ACB,
ए सी बी, नीचे का आएगा एरिया, रो एल बाय ए, तो ये एरिया। एरिया अब हम किस चीज का कह रहे हैं भैया? एरिया हम इस वायर का कह रहे हैं, सर्कल का नहीं, इस वायर की थिकनेस। जो भैया वायर की थिकनेस ऊपर है वही वायर की थिकनेस नीचे भी है। आकाश एक बार चेक करके बताओ क्या अब ये डाउट क्लियर है या रिपीट करना है? डन, चलो बढ़िया। तो ये दोनों इक्वल आ जाएंगे और हमारे पास नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 आ जाएगी। अब भैया टॉपिक स्टार्ट करो। आज का जो टॉपिक था दैट इज एम्पेयर सर्कुटल लॉ। मैंने स्टार्ट करा दिया था, फिर से क्विक रिकॉल करा के आगे बढ़ देंगे। यार एम्पेयर सर्कुटल लॉ मैंने कहा था बिल्कुल गॉस लॉ की तरह सिमिलर है। मैंने इसमें सिमिलैरिटी भी क्रिएट करी थी। गॉस लॉ के अंदर हम लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डीएस। डीएस का मतलब होता है एरिया वेक्टर। जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होती है हम एरिया को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देते हैं, और जब हम एरिया को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देंगे तो हम उसको क्या लिख देते हैं? डी ए या डीएस, और बीच में डॉट प्रोडक्ट है। इज इक्वल्स टू, भैया इलेक्ट्रिक फील्ड एक चार्ज की वजह से प्रोड्यूस होती है, तो इक्वल्स टू क्यू एनक्लोज, मतलब एक सरफेस के अंदर कितना एनक्लोज है चार्ज, डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक परमेबिलिटी या परमिटिविटी। यार ये हमेशा डिवाइड में होती है। मैंने कहा इसी का सिमिलर है हमारा एम्पेयर सर्कुलर लॉ। इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड। अभी भी डॉट प्रोडक्ट ही लगेगा। इधर डीएस की जगह हो जाएगा डीएल, डीएल। और इधर अभी भी मैं वही देखूंगा। मैग्नेटिक फील्ड चार्ज की वजह से प्रोड्यूस नहीं होती, मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से प्रोड्यूस होती है? करंट की करंट। वजह से। करंट। इसलिए इधर मैं देखूंगा कितना करंट एनक्लोज्ड है। भैया अगर आप फोर्स का फॉर्मूला देखो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R², या इलेक्ट्रिक फील्ड को देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है KQ1/R²। तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारे एप्सिलॉन नॉट क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। लेकिन इधर अभी बायो-सेवर्ट्स लॉ के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो ये कांस्टेंट है म्यू नॉट, ये डिवाइड हो रहा है या मल्टीप्लाई हो रहा है? multiply, तो इधर भी आप वही करोगे, इधर आप म्यू नॉट मल्टीप्लाई करोगे। बस यही है हमारा एम्पेयर सर्कुटल लॉ। अब मैंने एम्पेयर सर्कुटल लॉ में आपको बताया था कि इधर हमें एक 3D सरफेस ड्रॉ करना पड़ता है, और इस 3D सरफेस का नाम क्या होता है? Gaussian गॉसियन सरफेस। Gaussian सरफेस होता है, क्लोज सरफेस। लेकिन इधर हमें सरफेस ड्रॉ नहीं करना है, इधर हमें ड्रॉ करना है एक 2D सरफेस, और इसको मतलब हम कहेंगे लूप, और ये लूप का नाम क्या होगा? एम्पेरियन लूप। इधर हमें लूप ड्रॉ करना है 2D सरफेस। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इधर ड्रॉ कर रहा था स्फेयर, क्यूब, सिलेंडर, तो इधर क्या ड्रॉ करूंगा मैं? इधर मैं ड्रॉ करूंगा सर्कल, स्क्वायर, और भैया क्या हो जाएगा इधर? ऐसी कोई भी चीजें हो जाएंगी, सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल वगैरह, इस तरीके से। चेक करो चीजें समझ में आ रही हैं या नहीं आई है यहां तक? क्लियर है। clear sir. क्लियर है, गुड। अब यार एम्पेयर सर्कुटल लॉ की हेल्प से हम क्या करेंगे? हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे अलग अलग चीजों का। तो आओ यार स्पीड बढ़ाते हैं, चैप्टर ज्यादा लंबा नहीं खींचना है। आ जाओ अब स्पीड से काम करो थोड़ा सा। यस सर। भाई लिखो सबसे पहला केस। सबसे पहला केस है हमारा हॉलो सिलेंडर। अब डायग्राम थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा आपको कि भैया ये मैंने एक हॉलो सिलेंडर लिया है। हॉलो सिलेंडर मतलब एक तरीके से खाली पानी की बोतल, वाटर बोतल ले लो, खाली है। अब इसमें जो भी करंट फ्लो कर रहा है वो बस इसके सरफेस के ऊपर कर रहा है। क्या ये चीज इमेजिन हो गई है कि जो भी करंट फ्लो कर रहा है वो सिर्फ कहां कर रहा है? इसके सरफेस में। इसके अंदर कोई करंट नहीं है क्योंकि अंदर तो ये पूरा हॉलो है। क्या ये चीज इमेजिन हुई? गायत्री ये लो प्रीवियस Yes स्लाइड। sir. गुड, ये लो आप इसको नोट डाउन करो, फिर डिस्कस करते हैं। 1 मिनट दो मेरे को। गायत्री ये हो गई स्लाइड नोट डाउन? डन, चलो।
तो भाई फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैंने कहा हॉलो सिलेंडर है, तो हॉलो सिलेंडर मैंने इस तरीके से ले लिया कि जैसे ये पेपर का सिलेंडर बनाया मैंने, तो अब जो भी करंट फ्लो कर रहा है वो अंदर तो फ्लो कर ही नहीं सकता क्योंकि अंदर तो ये हॉलो है। तो जो भी करंट फ्लो कर रहा होगा बस वो इसके सरफेस पे, इसके सरकमफ्रेंस पे कर रहा है, इस पेपर के ऊपर कर रहा है। और कितना करंट फ्लो कर रहा है भैया, अज्यूम कर लो कि ये करंट फ्लो कर रहा है आई, और ये मैंने जो येलो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी है ये हो गई इसकी एक्सिस। भैया इसका कुछ ना कुछ रेडियस अज्यूम कर लो कि ये इसका रेडियस है, सपोज ए, ये मैंने इसका रेडियस अज्यूम कर लिया। मेरे को क्या कैलकुलेट करना है, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है 3 अलग अलग पॉइंट्स पे। करंट कहां से आएगा शिवानी, करंट मतलब ये पूरा एक सिलेंडर कंडक्टिंग सिलेंडर है और मैंने इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया है, तो अब इसके सरफेस के ऊपर पूरा करंट फ्लो करेगा। शिवानी क्या ये चीज क्लियर हो गई है या फिर से कुछ और तरीके से समझानी है? सर क्लियर है। क्लियर है कि भैया ये जैसे मैंने पेपर का बनाया है ऐसे अज्यूम कर लो कि ये मैंने किसी मेटल का कंडक्टर का बनाया है। अब मैं इसको अगर बैटरी से कनेक्ट कर दूंगा तो इस पूरे सरफेस पे करंट फ्लो करेगा। अब यार मैंने एक मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है 3 अलग अलग पॉइंट्स पे, तो आ जाओ, सबसे पहला पॉइंट है इनसाइड पॉइंट, और ये इंपॉर्टेंट है इनसाइड पॉइंट। हाँ बिल्कुल, सरफेस पे ही करंट फ्लो करेगा, अंदर कुछ करंट नहीं है, अंदर हॉलो है। अब इनसाइड पॉइंट का मतलब है कि मैंने रैंडमली यहां पे कोई एक पॉइंट ले लिया, ये वाला एक पॉइंट, रैंडमली एक पॉइंट ले लिया पी, जो इसके अंदर आ रहा है, याद रखना इसके अंदर रैंडमली कोई एक पॉइंट ले लिया है पी। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप इमेजिनरी एक लूप ड्रॉ करोगे, इधर लूप ड्रॉ करना है, सरफेस नहीं, तो इधर लूप क्या होगा, एक सर्कल होगा, एक रिंग होगी, और इसका रेडियस कुछ भी मान लो कि भैया इसका रेडियस है आर। मतलब आपको किस तरीके से इमेजिन करना है कि इसी के अंदर मैंने एक छोटी सी रिंग ले ली है, क्या ये चीज इमेजिन हो जाएगी? Yes, sir. गुड। तो मेरे को बताओ भैया एम्पेयर सर्कुलर लॉ के हिसाब से मेरे को मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, तो मैं लिखूंगा बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू इंटू आई एनक्लोज। तो बी मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, इस सर्कल की लेंथ लिखनी है इंटीग्रेट करके, तो वो हो जाएगा सरकमफ्रेंस 2 पाई आर म्यू नॉट। मेरे को बताओ इसके अंदर कितना करंट एनक्लोज होगा? 0. वेरी गुड, इसके अंदर कोई करंट एनक्लोज नहीं होगा, क्योंकि मैंने कहा कि इस सिलेंडर के अंदर आपको छोटी सी रिंग लेनी है, तो भैया उस रिंग के अंदर कोई करंट नहीं जाएगा, जो भी करंट है वो तो इसके सरफेस पे है, तो इसलिए कोई करंट नहीं है, तो आप लिखोगे करंट एनक्लोज कितना है, 0। तो भैया मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ गई इनसाइड पॉइंट पे, 0। 0. तो ये चीज याद रखना, फॉर अ हॉलो सिलेंडर या कोई हॉलो वायर के लिए इनसाइड हमेशा मैग्नेटिक फील्ड कितनी आती है, 0 आती है। क्या ये पहला पॉइंट सबको क्लियर है? Yes, sir. यस गुड, सर। बहुत बढ़िया। sir. दूसरा पॉइंट आ जाओ आउटसाइड पॉइंट, बस 2 ही पॉइंट के लिए कैलकुलेट कर लेंगे। तो आउटसाइड पॉइंट का मतलब मैंने यहां पे कहीं ना कहीं एक पॉइंट ले लिया, सपोज पी डैश, आउटसाइड पॉइंट। अब क्या करो, फिर से वही वाली बात कि भैया यहां पे एक इमेजिनरी, अपना एक इमेजिनरी लूप ड्रॉ कर दो। तो ये मैंने अपना एक इमेजिनरी लूप ड्रॉ कर दिया, इसका रेडियस ले लो। ये लूप भैया सही से ड्रॉ कर लेना, मेरे से सही बना नहीं है, एक प्रॉपर हल्का सा सर्कल बना लेना जैसे मैंने ग्रीन कलर वाला बनाया है, इस तरीके से एक लूप बन जाएगा ये। इसका रेडियस ले लो कुछ भी स्मॉल आर। तो अब आप मेरे को बताओ ये डायग्राम किस तरीके से इमेजिन होगा? भैया ये डायग्राम कुछ इस तरीके से इमेजिन होगा कि ये मेरे पास हॉलो सिलेंडर था, इस हॉलो सिलेंडर को, सब लोग भैया ध्यान से देख लो, इस हॉलो सिलेंडर को मैंने एक बड़े रिंग के अंदर, जैसे ये मेरे हाथ की रिंग है, इसके अंदर मैंने फिट कर दिया है। अब देखो हम इसको कैसे अप्लाई करेंगे, यार मैं लिखूंगा बी एट आउटसाइड पॉइंट, बी इंटू इसका सरकमफ्रेंस हो जाएगा 2 पाई आर इक्वल्स टू म्यू नॉट। मेरे को बताओ मेरी फिंगर के अंदर कितना एनक्लोज करंट आएगा इसके अंदर, रिंग के अंदर? I. आई, जितना पूरे सिलेंडर से फ्लो कर रहा था, तो म्यू नॉट आई। भाई मेरे को लगा सबको क्लियर नहीं है, किस किस के लिए रिपीट करनी है ये वाली चीज, भाई जल्दी बताओ। सर एक बार रिपीट कर दो। एक बार रिपीट करनी है ऋतिका, गुड। चलो फिर से भाई इस तरीके से इमेजिन करो कि ये, चलो पेन है सबके पास ना भैया, सब Yes, पेन से लिख sir. रहे होंगे ना, बिल्कुल Yes. पेन सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसको समझने का। भाई जैसे ये मैंने एक पेन लिया, इस पेन के अंदर रिफिल है,
मैं कह रहा हूं इस रिफिल के अंदर कितना करंट फ्लो कर रहा है। जैसे ये जो ये इंक है ना, इस इंक को करंट अज्यूम करो। तो अगर मैं आपको पूछ रहा हूं कि भैया इस रिफिल के अंदर कितनी इंक फ्लो कर रही है, कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो मैंने कितना दिया है अपने क्वेश्चन में, अपने डायग्राम में, आई। क्या यहां तक क्लियर है? Yes, sir. डन। अब मैं आपको कह रहा हूं कि इस रिफिल को मैंने एक पेन के अंदर डाल दिया। भैया पेन का जो सर्कल है वो इस रिफिल से बड़ा है, तभी तो ये रिफिल इसके अंदर जा पाई। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि इस पूरे पेन से कितनी इंक फ्लो कर रही है, तो आप वही तो बताओगे जितनी रिफिल से फ्लो कर रही थी। Yes, sir. अब clear है. अब क्लियर है? भैया इस पेन से कितनी इंक फ्लो कर रही है, उतनी ही इंक फ्लो कर रही है जितनी रिफिल से फ्लो कर रही थी। तो वही चीज मैंने इधर लिखी कि भैया रिफिल से इंक फ्लो कर रही है आई, तो मैंने एक बड़ा सिलेंडर लिया, तो उससे भी कितनी इंक फ्लो कर रही होगी, आई, सेम। I. वेरी गुड। तो अब हमारे पास बी का फॉर्मूला आ जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। यार म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर, ये कुछ देखा देखा सा फॉर्मूला लग रहा है, ये किस चीज का फॉर्मूला है? Sir, straight, infinite straight भाई wire. वेरी गुड, इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर। तो याद रखना आउटसाइड पॉइंट के लिए हमारा सिलेंडर एक इनफाइनाइट वायर की तरह बिहेव करता है। जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा है कि स्फेयर के आउटसाइड पॉइंट के लिए स्फेयर कैसा बिहेव करता है? हैं? किसी ने कुछ नहीं बोला। भाई स्फेयर के आउटसाइड पॉइंट के लिए स्फेयर कैसे बिहेव करता है? पॉइंट चार्ज की तरह। तो ऐसे ही सिलेंडर के आउटसाइड पॉइंट के लिए सिलेंडर कैसे बिहेव करेगा? इनफाइनाइट वायर की तरह। क्या क्लियर हुई हैं चीजें? Yes, sir. Yes, sir. गुड। Yes. कंप्लीट करो यहां तक, फिर इसका एक ग्राफ ड्रॉ करना है। पहले ये डायग्राम और Done, sir. डेरिवेशन। गुड। Done, sir. डन। तो चलो भैया Done, सब, sir. वेरी गुड। तो सबको यहां तक क्लियर है? तो अब एक ग्राफ समझो भैया, आपको ग्राफ भी बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। Yes, ग्राफ के sir. लिए डायग्राम फिर से यही ड्रॉ कर लेता हूं। भैया मैंने ली है अपने एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस, और वाई एक्सिस पे ली है मैंने मैग्नेटिक फील्ड। ये हो गया वाई एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड, एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस। ये सेंटर पॉइंट। मेरे को बताओ हॉलो सिलेंडर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितनी थी? 0। Zero. तो कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं आएगी। लेकिन जैसे ही मैं सरफेस पे पहुंचा, अब सरफेस से बाहर जा रहा हूं, तो हमने देखा भैया मैग्नेटिक फील्ड आने लग गई सरफेस के बाहर जाते ही। और कितनी आने लग गई थी मैग्नेटिक फील्ड? म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। तो हमें दिख रहा है कि ये मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, तो इसलिए इसके लिए एक कर्व बनेगा, बिकॉज ये मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। चेक करो ये समझ में आई है या रिपीट करना है ग्राफ? Done, sir. कि भैया जीरो से लेके सेंटर से लेके सरफेस तक कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, इनसाइड पार्ट में 0 है। जैसे ही मैं सरफेस पर पहुंचा, अब मैग्नेटिक फील्ड आने लग जाएगी, और उसकी वैल्यू कितनी आएगी? म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। सिंस मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, तो एक डाउनवर्ड्स कर्व बनेगा। Yes, sir. डन। तो आपको ये भी क्लियर है? तो आ जाओ नेक्स्ट वाली डेरिवेशन पे, सॉलिड सिलेंडर के लिए। और याद रखना ये डेरिवेशन सॉलिड सिलेंडर के लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपके एनसीईआरटी बुक की ही पार्ट है। इस पे क्वेश्चन आएगा, वो भी बताऊंगा कैसे करना है। तो अब हेडिंग लिखो सॉलिड सिलेंडर के लिए। सॉलिड सिलेंडर का मतलब है, आप एक तरीके से मेरे इस पेन को अज्यूम कर सकते हो कि भैया ये वाला पेन, ये हॉलो नहीं है, ये पूरा सॉलिड मटेरियल का बना हुआ है। क्या ये चीज इमेजिन हो रही है आपको? Yes, Yes, sir. sir. डन। Yes, sir. Sir. भाई सॉलिड सिलेंडर का मतलब है जैसे कि एक रॉड एक डंडा लोगे, तो वो भी एक सॉलिड सिलेंडर ही होता है, अंदर से खाली नहीं है, अंदर से पूरा भरा पड़ा है वो। अब इसके अंदर करंट सिर्फ सरफेस पे नहीं है, इसके अंदर जो करंट है वो हर एक पार्ट से फ्लो कर रहा है। चेक करके देखो क्या ये चीज भी समझ में आ रही है? Yes, sir. डन। टोटल कितना करंट फ्लो कर रहा है? टोटल करंट फ्लो कर रहा है आई। भैया मैंने इसका रेडियस ले लिया, इसका रेडियस हो गया ए। सबसे पहले मैं इस केस में उल्टा करूंगा, सबसे पहले मैं आउटसाइड पॉइंट के लिए निकालूंगा क्योंकि वो आसान है। तो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, पॉइंट पी, आउटसाइड पॉइंट। मैं इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहता हूं। तो भाई क्या करेंगे, फिर से अपना एक लूप ड्रॉ कर देंगे।
मेरे को बताओ इस लूप से टोटल कितना करंट फ्लो कर रहा होगा? I. I. भाई जितना सिलेंडर से फ्लो कर रहा है। जैसे मैंने कहा ये पूरा मेरा पेन सॉलिड का बना हुआ है, इसमें पूरे में करंट फ्लो कर रहा है आई। मैंने इसको ऐसे एक अपनी रिंग में रख दिया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ मेरी रिंग जो है इससे कितना करंट फ्लो कर रहा है? भाई उतना ही तो कर रहा होगा जितना इस पूरे पेन से कर रहा है। सो दैट इज सेम आई। इसका रेडियस ले लो भैया, इसका रेडियस है आर। तो एम्पियर सर्कुलर लॉ लगाओगे तो बी इंटू 2 पाई आर, टोटल लेंथ हो गई म्यू नॉट, और करंट कितना इनक्लोज है आई। तो फिर से हमारे पास फॉर्मूला आ रहा है म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। मतलब मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर आ रही है। और चाहे हॉलो सिलेंडर हो चाहे सॉलिड सिलेंडर हो, आउटसाइड पॉइंट के लिए ये किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं? इनफाइनाइट वायर की तरह बिहेव कर रहे हैं। चलो आउटसाइड पॉइंट के लिए कंप्लीट करो। अब ट्रिकी जो है वो है इनसाइड पॉइंट, उसके लिए समझने की कोशिश करनी है। Yes, sir. Sir, done. डन। चलो No, sir. Wait. Wait, sir. हाँ करो करो, आराम से करो, टेंशन वाली बात नहीं है। भैया कोई ऐसा जिसको नहीं समझ में आ रहा हो? Done, sir. डन, वेरी गुड। Done, sir. चलो तो भैया आ जाते हैं नेक्स्ट वाले पे, दैट इज इनसाइड पॉइंट पे। ये हो गया कहाँ गया सिलेंडर, ये लो भैया सिलेंडर। अब आएंगे इनसाइड पॉइंट पे। तो वही करना है जैसे हमने हॉलो सिलेंडर में किया था। ये इसकी एक्सिस है, ये इसका रेडियस है, लेकिन मैंने कोई इनसाइड पॉइंट लिया है, ये वाला पॉइंट इनसाइड पॉइंट। तो आप क्या करो फिर से वही कि यहाँ पे ड्रॉ करो एक एम्पेरियन लूप। अब देखो जो अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था ना पेन और रिफिल वाला, अब सेम एग्जाम्पल लो लेकिन अब उसका उल्टा करो। अब भैया उसका एग्जैक्टली उल्टा करना है। तो अब मेरे को चेक करके बताना, ध्यान दो, पहले मैं इधर लिख देता हूं कि भैया अब मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं इनसाइड पॉइंट से। सेम एग्जाम्पल लेना है लेकिन अब दूसरे तरीके से। भाई मैं कह रहा हूं कि ये मेरा पेन है, इस पूरे पेन से कोई ना कोई इंक फ्लो कर रही है, इस पूरे पेन से। अगर अब मैं इसके अंदर रिफिल डाल दूं तो रिफिल का साइज इस पेन से बड़ा होगा या छोटा होगा? छोटा। अब उस रिफिल से क्या सेम अमाउंट ऑफ इंक फ्लो करेगी या कम करेगी? Same. सेम। ये कैसे हो गया? चलो दूसरे तरीके से समझाते हैं, रुक जाओ, आ जाओ भैया इधर देखो। भैया ये मेरी वाटर बॉटल है, इसमें पानी भरा पड़ा है, ठीक है। सपोज मैं कह रहा हूं इससे कितना पानी है, टोटल टोटल 1 लीटर ऑफ वाटर है। यहां तक समझ में आ रही है कहानी? Yes, sir. अब मैं इसके अंदर ये पेन डाल दूं अगर, तो क्या इस पेन के अंदर भी टोटल उतना ही पानी फ्लो करेगा या उससे No, कम sir. पानी फ्लो करेगा? Come. भाई कम करेगा ना, क्योंकि साफ सीधी बात है इसका तो इतना बड़ा सर्कल है भाई, लेकिन अगर मैं पेन डाल दूं तो इसका सर्कल तो बहुत छोटा सा है। तो इससे पूरा पानी नहीं फ्लो करेगा, इस पानी का थोड़ा सा अमाउंट फ्लो करेगा। क्या ये वाली बात समझ में आ रही है अब? Yes, sir. Yes, sir. हाँ ऋत्विका, वैसे इट्स अ सिपर नॉट अ वाटर बॉटल, लेकिन है तो बॉटल ही, चाहे सिपर उसका नाम हमने दे दिया है, ठीक है। तो बस इधर भी वही चीज है कि यार अब की बार जो इसमें टोटल करंट मेरे को निकालना है, तो भैया टोटल करंट आई नहीं होगा, कुछ ना कुछ और होगा। तो उसका नाम मैंने दे दिया आई डैश। हमें इस आई डैश की वैल्यू कैलकुलेट करनी है यूनिटरी मेथड से। यूनिटरी मेथड का मतलब एरिया वाले मेथड से। तो मैं लिखूंगा आई डैश इज इक्वल्स टू टोटल कितना करंट फ्लो कर रहा था इस पूरे सिलेंडर से, I. आई। I. तो आप लिखोगे टोटल करंट आई, इस पूरे सर्कल का एरिया कितना होगा? पाई Pi ए स्क्वेयर। मेरे को कितने एरिया के लिए कैलकुलेट करना है? पाई आर स्क्वेयर। R. I R. याद है यूनिटरी मेथड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी कितनी बार किया ये? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. डन। कैंसिल आउट कर लो भैया, क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, पाई पाई कैंसिल आउट हो रहा है। तो हमारे पास आई डैश मतलब बेसिकली जो आई एनक्लोज्ड है उसकी वैल्यू मिल गई आई आर स्क्वेयर बाय कैपस ए स्क्वेयर। एक मिनट सर, ऐसे थ्योरेटिकली देखें तब तो करंट डिपेंड ही नहीं करता एरिया पे, वो तो करंट डेंसिटी करती है।
आकाश नहीं, करंट भी एरिया पे डिपेंड करता है। हमने जो करंट का फॉर्मूला पढ़ा है Q/T, करंट का फॉर्मूले में हमने इधर एरिया यूनिट एरिया लिया होता है। इस करंट की डेफिनेशन क्या होती है? करंट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, ये होती है डेफिनेशन। तो इसमें एरिया कंसिडर किया जाता है पहले से ही। आकाश क्लियर है ये चीज? यस डन। तो अब यार एम्पेयर सर्कुलर लगाऊंगा तो B इंटू 2πr इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई एनक्लोज, और आई एनक्लोज है IR² बाय A स्क्वेयर। एक R से एक R कटा तो मेरे पास आ गया B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट IR डिवाइडेड बाय 2πA²। अब की बार अगर आप देखो, अब की बार मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R आ रही है। यहां तक पूरी डेरिवेशन कंप्लीट करो, फिर एक ग्राफ ड्रॉ करना है सॉलिड सिलेंडर के लिए, फिर ग्राफ ड्रॉ करते हैं जैसे हमने पिछले केस में ड्रॉ किया था, बिल्कुल वैसे ही। डन सर। Done? डन सर। ठीक है, 1 मिनट और दो बाकी लोगों को। डन सर। भाई इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, ए सिलेंडर का रेडियस है और जो हमारे पास आर है वो सेंटर लाइन से डिस्टेंस है। डू नॉट गेट कंफ्यूज। Done, sir. तो चलो भाई डन हो गया है, तो आओ इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। 1 मिनट, हाँ। भाई फिर से वही सारी चीजें कि ये मैंने ली है मैग्नेटिक फील्ड ऑन दी वाई एक्सिस और डिस्टेंस मैंने लिया है ऑन दी एक्स एक्सिस। ये हमारे सिलेंडर का सेंटर पॉइंट हो गया और यहां तक हम पहुंच गए सरफेस तक। तो अब इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं है, अब मैग्नेटिक फील्ड की कुछ ना कुछ वैल्यू है। तो अब जो ग्राफ प्लॉट होगा वो एक स्ट्रेट लाइन प्लॉट होगा ऊपर की तरफ। क्यों स्ट्रेट लाइन प्लॉट हुआ है? क्योंकि इनसाइड पॉइंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, इसलिए। अब जैसे ही हम सरफेस पे आ गए, फिर हमने देखा फिर क्या हो रहा है भैया, फिर मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होना चालू हो गई है। और वो डिक्रीज होना चालू क्यों हो गई है? बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर फॉर द आउटसाइड पॉइंट। चेक करो ये ग्राफ क्लियर है या रिपीट करना है? सर क्लियर है। क्लियर है, डन। तो अगर ये सब क्लियर है तो एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग क्वेश्चन अभी सॉल्व करेंगे और इसका आंसर बताएंगे। गायत्री रिपीट। गायत्री सेंटर से सरफेस तक जा रहा हूं मैं, मतलब यहां से ऐसे जा रहा हूं सरफेस तक। और अब की बार इनसाइड पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं है, अंदर ही अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितनी है भैया? इनसाइड पॉइंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होता है तो मतलब एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो वही चीज मैंने इधर बनाई है, एक स्ट्रेट लाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। लेकिन ये सिर्फ अंदर हो रहा होगा ऐसा। जैसे ही मैं सिलेंडर के बाहर आने लग जाऊंगा तो फिर भैया मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होती है, क्योंकि वो फिर एक इनफाइनाइट वायर की तरह बिहेव करने लग जाती है। यस सर। डन। तो लो भैया क्वेश्चन लेना है, आपकी एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है एंड काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करूं स्टार्ट क्वेश्चन देना? यस सर। चलो लो, क्वेश्चन कह रहा है कि भाई हमारे पास एक सिलेंड्रिकल वायर है। याद रखो, अगर क्वेश्चन में सिर्फ इतना बोल दिया जाए कि एक सिलेंड्रिकल वायर है या सिर्फ वायर है, तो बाय डिफॉल्ट आप उसको हॉलो सिलेंडर लोगे या सॉलिड सिलेंडर लोगे? Hollow. आपके घर में जो वायर जा रही है, अपने घर में कोई भी एक वायर देखो, क्या वो हॉलो होती है, सिलेंड्रिक वो होती है, सॉलिड होती है? सॉलिड। या वो सॉलिड होती है, उसके अंदर वायर्स जा तो रही होती हैं। आपके घर में कोई भी वायर हॉलो वायर नहीं है, सब सॉलिड वायर ही है। तो अगर वायर बोला जाए तो समझ जाना बाय डिफॉल्ट इट्स अ सॉलिड सिलेंडर। चाहे तो नहीं तो यहाँ पे लिख लो कि सॉलिड सिलेंडर मतलब वायर, एक ही बात है।
चलो, तो ये सॉलिड स्लेट वायर गिवन है, इसमें टोटल करंट फ्लो कर रहा है आई, इसका रेडियस गिवन है ए। क्वेश्चन बोल रहा है दो पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करो। कौन कौन से दो पॉइंट पे? एक इनसाइड पॉइंट और एक आउटसाइड पॉइंट, और दोनों का रेशियो लेके बताओ। लेकिन इनसाइड पॉइंट कितने डिस्टेंस पे? तो उसने बोला है कि इनसाइड पॉइंट ये डिस्टेंस होना चाहिए सेंटर से a/2, मतलब इस पॉइंट P1 लिख देता हूं यहाँ पे, P1 पे। और आउटसाइड पॉइंट कितना होना चाहिए? आउटसाइड पॉइंट सरफेस से a/2 डिस्टेंस बाहर होना चाहिए। चेक करो क्लियर हुआ क्वेश्चन या रिपीट करना है? सर रिपीट कर दो। ठीक है, डन। हटाओ ये सब। भाई इस वायर का रेडियस कितना है? इस वायर का रेडियस ए है। ठीक है, यहां लिख देता हूं इस वायर का रेडियस ए है, ऊपर लिख देता हूं ताकि डायग्राम में कंफ्यूजन ना हो। क्वेश्चन कह रहा है कि इनसाइड पॉइंट, इस पॉइंट P1 पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करो। अब भैया जैसे इनसाइड पॉइंट के लिए मेरे को क्या चाहिए होता है? सेंटर से डिस्टेंस चाहिए होता है ना, कि इसका रेडियस कितना है। तो वो हमें गिवन है कि सेंटर से पॉइंट ओ से पॉइंट वन P1 का डिस्टेंस कितना है? a/2 है। क्या ये चीज क्लियर हुई? डन। ऐसे ही वो कह रहा है कि आउटसाइड पॉइंट पे निकालो मैग्नेटिक फील्ड। अब आउटसाइड पॉइंट उसने सेंटर से डिस्टेंस नहीं दिया, उसने सरफेस से डिस्टेंस दिया है। कितना डिस्टेंस दिया है? a/2। तो मेरे को बताओ सेंटर से टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा ये? 3/2a। भाई वेरी गुड, a प्लस a/2, तो मतलब ये हो जाएगा 3a/2। तो आउटसाइड पॉइंट के लिए डिस्टेंस हो गया 3a/2, इनसाइड पॉइंट के लिए डिस्टेंस हो गया a/2। दोनों के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालो, रेशियो निकालो, और मेरे को बताओ आंसर कितना आ रहा है। चलो लगो काम पे। अब तो सबको क्वेश्चन क्लियर है या किसी के लिए अभी भी रिपीट करना है? डन, करो कंप्लीट। आकाश बिल्कुल सही है आंसर, वेरी गुड। भाई आपको बस बेसिकली देखा जाए तो आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी थी और कुछ नहीं। दीक्षा सही नहीं आ रहा आंसर। चलो भाई इतना सिंपल क्वेश्चन था। भाई मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड पॉइंट पे फॉर्मूला होता है μ0I/2πr। बस आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी थी, आर सेंटर से डिस्टेंस होता है। तो अभी तुम लोगों ने खुद ही तो बताया कि सेंटर से आउटसाइड पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना हो गया? 3a/2। क्या किसी को इसमें कोई डाउट है? नो नो सर। सर। डन। 2 कट जाएगा तो हमारे पास बचेगा μ0I/3πa। अब आ गए इनसाइड पॉइंट के लिए। इनसाइड पॉइंट के लिए फॉर्मूला था μ0I/r डिवाइडेड बाय 2πa²। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। तो μ0I ये डिस्टेंस कितना दे रखा है? a/2 दे रखा है, डिवाइडेड बाय 2πa²। तो चेक करो क्या क्या कट गया। एक ए से एक ए कट गया, तो ये हमारे पास आएगा μ0I डिवाइडेड बाय 4πa। अब इन दोनों को डिवाइड करना था, ऊपर लेना था इनसाइड पॉइंट, नीचे लेना था आउटसाइड पॉइंट। तो भैया अगर आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आपको दिखेगा कि आपका आंसर आएगा 3:4। सब लोग चेक करो सबका ये क्लियर है या नहीं, क्योंकि डिवाइड करोगे तो म्यू नॉट आई सब कट जाएगा, पाई ए कट जाएगा, बस बचेगा 3 और 4। फाइनल आंसर इज 3:4।
Yes, sir. भैया सबका कंप्लीट हुआ या कुछ और बताना है, एक्सप्लेन करना है इसमें? Done, sir. डन, वेरी गुड। Yes, sir. तो यार देखो, याद है, इनसाइड में गलत कर दिया था दीक्षा। ओके यार, आपको याद है मैंने स्टार्टिंग में फर्स्ट क्लास में इसकी बताया था कि ये चैप्टर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। कौन से दो पार्ट्स में? मैंने बताया था, यहां लिख देता हूं फिर से, कि भाई चैप्टर का आधा पार्ट तो ये है कि आप करंट कैरिंग वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो कैलकुलेट करोगे। तो यहां लिख देता हूं, हमने कहा था कि भैया जो करंट कैरिंग वायर्स होंगी, किसी भी वायर में जब करंट फ्लो कर रहा होगा तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगी, हमें ये मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी थी। हमारा ये पार्ट खत्म हो गया, ओवर। अब हम चैप्टर का दूसरा पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का दूसरा पार्ट क्या है कि भैया इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अब मैं वायर रख रहा हूं, तो इस वायर पे फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स, जिसको हम लॉरेंट्ज फोर्स भी कहते हैं। अब हमें ये फोर्स कैलकुलेट करना है। तो भैया स्टार्ट करें चैप्टर का सेकंड पार्ट। Yes, sir. चलो डन। तो लिखो हेडिंग इसी बात पे, चैप्टर का सेकंड पार्ट स्टार्ट हो गया है। फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल, बड़ी सी हेडिंग है, फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल in magnetic field, moving in magnetic field. भाई डन? यस सर। चलो आ जाओ, तो समझो कहानी को। थोड़ा सा इलेक्ट्रोस्टैटिक से ही समझने की कोशिश करते हैं। भाई मेरे को बताओ, अगर मैं एक सिंगल चार्ज ले रहा हूं, एक सिंगल चार्ज ले रहा हूं, तो ये चार्ज क्या प्रोड्यूस करेगा? अभी अब ये चार्ज रेस्ट पे है, ये क्या प्रोड्यूस करेगा? Electric field. Field. वेरी गुड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो भैया ये हमारा चैप्टर का फर्स्ट पार्ट था एक तरीके से। अब चार्ज की जगह है ना, आप करंट कैरिंग वायर अज्यूम कर लो बस, कि भैया ये चार्ज की जगह करंट कैरिंग वायर था, इसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई। ये हमारे चैप्टर का पहला पार्ट हो गया। लेकिन अब मेरे को बताओ, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर मैं कोई दूसरा चार्ज रख दूं, तो इस चार्ज पे क्या लगेगा? क्या इस चार्ज पे फोर्स लगेगा या नहीं लगेगा? Yes, sir. लगेगा। तो भैया यही कहानी अब यहाँ पे हो रही है मैग्नेटिज्म में। अब बस इस चार्ज को करंट की तरह मानना है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह मैग्नेटिक फील्ड को मानना है। तो भैया कहानी यहाँ समझो क्या हो रहा है कि यार ये मैंने कोई एक मैग्नेटिक फील्ड ले ली, ध्यान देना, ये मैंने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ले ली। इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैंने एक चार्ज पार्टिकल लिया, इस चार्ज पार्टिकल की वैल्यू क्यू है, और इस चार्ज पार्टिकल को मैं मूव करा रहा हूं किसी एक वेलोसिटी से। तो हमने अपने 12th की स्टार्टिंग में पढ़ा था कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल मोशन में है होता है, तो फिर वो क्या क्या प्रोड्यूस करता है? वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और साथ के साथ क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक फील्ड। Magnetic तो यार field. एक चीज बताओ, इधर दो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है या नहीं आ रही? एक Yes, sir. मैग्नेटिक फील्ड तो पहले से ही है, जो मैंने सर्कल में लिखा, एक मैग्नेटिक फील्ड तो पहले से ही है। अब दूसरी मैग्नेटिक फील्ड कौन बना रहा है? दूसरी चार्ज। मैग्नेटिक फील्ड ये चार्ज पार्टिकल बना रहा है, क्योंकि ये मूव कर रहा है। भैया अगर मेरे पास कभी भी दो मैग्नेटिक फील्ड आएंगी, तो वो आपस में इंटरेक्शन करेंगी। आपस में इंटरेक्शन का मतलब होता है कि वो आपस में क्या एग्जर्ट करेंगी? फोर्स एग्जर्ट Force. करेंगी। जैसे कहावत है कि दो आंटियां मिल गई तो पक्का गॉसिप होनी ही होनी है, इधर भी वही बात है। दो मैग्नेटिक फील्ड या दो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गई, तो भैया हमेशा क्या लगना है? फोर्स लगना ही लगना Force. है। बस वही वाली बात है। भैया कोई दिक्कत? No, sir. No, sir. तो इस फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा जो चार्ज पार्टिकल पे लग रहा है? भैया इस फोर्स का फॉर्मूला होता है क्यू वी बी साइन थीटा। और ये थीटा किसके बीच का एंगल है? ये थीटा वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है। जैसे मेरे को बताओ, अभी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कितना एंगल आ रहा है? 90 डिग्री। 90। 90 वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड राइट में है,
तो अभी 90 आ रहा है। तो ये उस एंगल पे भी डिपेंड करेगा। साइन थीटा आ रहा है तो ये कौन सा प्रोडक्ट होना चाहिए, डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट? Cross product. Dot क्रॉस product. प्रोडक्ट। तो भैया हमारा फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, तो बचा क्या, वेलोसिटी क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड। मैंने आपको 1000 बार बताया हुआ है, क्रॉस प्रोडक्ट की एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है कि अगर मैं ए क्रॉस बी कर रहा हूं, उसको मेरे को सॉल्व करने पे एक नया वेक्टर मिलेगा सी। ये सी और ए के बीच में कितना एंगल होगा? 0 degree. भैया नहीं, 90. 90 डिग्री होता है। रिपीट, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करूंगा तो हमेशा एक नया वेक्टर मिलेगा सी। सी की खासियत होती है कि ये सी हमेशा ए के भी परपेंडिकुलर होना चाहिए और ये बी के भी परपेंडिकुलर होना चाहिए, मतलब ये हमेशा इन दोनों के परपेंडिकुलर आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने ए वेक्टर लिया आई कैप में, आई कैप का मतलब एक्स एक्सिस में, बी वेक्टर को लिया जे कैप मतलब वाई एक्सिस में, तो सी वेक्टर ऑटोमेटिकली कौन सी एक्सिस में आएगा? Z axis. जेड एक्सिस में। आई रिपीट, एक्स क्रॉस वाई करूंगा तो ऑटोमेटिकली आंसर क्या मिलेगा? इन दोनों के परपेंडिकुलर, और इन दोनों के परपेंडिकुलर क्या होता है? जेड होता है। तो यही चीज आप यहां पे लिखोगे, क्या लिखोगे कि भैया v क्रॉस बी, वेलोसिटी क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड करके हमें क्या मिल रहा है? फोर्स। तो भैया फोर्स एक तरीके से सी वेक्टर हो गया, ये एक तरीके से ए वेक्टर हो गया, और ये एक तरीके से बी वेक्टर हो गया। तो हमारा जो फोर्स होगा वो किन दोनों के परपेंडिकुलर आ जाएगा? V और B. Velocity. वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर होगा, और और वो magnetic हमारे field. पास मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होगा। पहले यहां तक की सारी कहानी लिखो, फिर आगे चर्चा करते हैं। चलो यहां तक पूरा नोट डाउन कर लो। Done, sir. Done, sir. Sir, 1 minute. तनिष्का मैडम, थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच। भाई सबका हुआ कंप्लीट? Yes, sir. चलो डन। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस पे अभी छोटा सा कॉन्सेप्ट भले ही है, लेकिन ये इसमें बहुत सारी चीजें हैं। देखो क्या क्या चीजें हैं यार। मैंने तुम्हें इतना तो बता दिया कि जो हमारे पास फोर्स है वो वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर आएगा और वो मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर आएगा, लेकिन हमें इस फोर्स की डायरेक्शन फाइंड करनी है। तो बार बार थोड़ी कैलकुलेशन करता रहूंगा, तो इसके लिए एक अब रूल है जो बहुत सिंपल सा रूल है, जो हमें हेल्प करेगा इस फोर्स की डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए। भाई फोर्स का मैग्नीट्यूड तो आप क्यू वी बी साइन थीटा करके निकाल लोगे, लेकिन अब जब डायरेक्शन की बारी आएगी तो डायरेक्शन कैसे निकालोगे? तो भैया याद रखो सिंपल सा रूल क्या है हमारा। सिंपल सा रूल है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। चलो भाई समझने की कोशिश करो, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में क्या करना है। भाई सबसे पहले तो कंफ्यूज मत होना, 90% ऑफ द बच्चे क्या कर लेते हैं जल्दबाजी में, राइट हैंड ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले तो अपना लेफ्ट हैंड ओपन करो। लेफ्ट हैंड में हमें सिर्फ अपनी फर्स्ट 3 फिंगर्स चाहिए, और इन तीनों को म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ओपन करना है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब इस तरीके से कि ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर आनी चाहिए। तो मैंने इस तरीके से ओपन कर लिया कि ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर आ रही है। जैसे ये वाली डायरेक्शन हो जाएगी एक्स एक्सिस, मेरा थंब कौन सी डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रहा है? वाई एक्सिस। और मेरी ये फिंगर कौन सी डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रही है? जो आपकी तरफ जा रही है, जेड एक्सिस। अब भाई देखो याद रखने का तरीका क्या है इसको। भैया याद रखने का तरीका है फादर मदर चाइल्ड। रिपीट, फादर मदर चाइल्ड। फादर, फादर मींस एफ, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? Force. फोर्स। एम, एम मींस मैग्नेटिक फील्ड। एम मदर मैग्नेटिक फील्ड। बचा सी, सी क्या हो जाएगा? Current. करंट। बिल्कुल सही।
भाई याद रखने का एक और तरीका क्या है, याद रखने का एक तरीका जो हमारा वैसा चलता है, फादर द स्ट्रॉन्ग पार्ट ऑफ द फैमिली तो थंब, भैया चाइल्ड सबसे नॉटी तो मिडिल फिंगर, समझ जाना बाकी चीजें, बीच में फंस गई मदर तो फादर मदर चाइल्ड, हो जाएगा याद? Yes, sir. डन। तो यार जैसे यही वाला डायग्राम देखो अब जो मैंने इधर ड्रॉ किया है, भाई करंट की डायरेक्शन क्या होती है? करंट की डायरेक्शन होती है अपोजिट टू द मूवमेंट ऑफ, आया नहीं आंसर, अपोजिट टू द मूवमेंट ऑफ Electron. इलेक्ट्रॉन्स। भाई याद रखना करंट की डायरेक्शन होती है इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोटॉन्स या अपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन्स। तो इधर मेरा प्रोटॉन ऊपर जा रहा है, याद रखना आपको फोर्स फाइंड करना है, तो ये थंब सबसे लास्ट में ओपन होना चाहिए, इसको दबा लो भैया, ये सबसे लास्ट में ओपन होना चाहिए। सबसे पहले आपकी ये पहली दो फिंगर्स ओपन होनी चाहिए। तो मेरे को बताओ मैग्नेटिक फील्ड किधर है, करंट किधर है, उसके हिसाब से चेक करते हैं। भैया मैग्नेटिक फील्ड राइट में है, तो मैंने अपनी फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड मदर को ओपन किया राइट में। पॉजिटिव चार्ज ऊपर जा रहा है तो करंट भी किधर होगा, ऊपर, तो मिडल फिंगर किधर ओपन होना जानी चाहिए, ऊपर। भाई याद रखो हाथ को ट्विस्ट करना पड़ेगा, आपने मिडल फिंगर को ऊपर ले आओ, मैग्नेटिक फील्ड को राइट में ले आओ। क्या सबका यहां तक हो गया है? Yes, sir. अब थंब ओपन करो तो मेरा थंब आपकी तरफ जा रहा है, आपका थंब मेरी तरफ आना चाहिए। चेक करो ये हो रहा है या नहीं हो रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कोई ऐसा बच्चा है जिसका थंब मेरी तरफ पॉइंट आउट ना कर रहा हो? भाई मैग्नेटिक फील्ड करंट को ऊपर लेके आना है, हाथ को ट्विस्ट कर दो, देखो मेरा हाथ ट्विस्टेड है, इस तरीके से करंट को ऊपर लेके आया, और मैंने थंब लास्ट में ओपन किया तो लास्ट में ये आया हमें अंदर की तरफ। मैंने बताया था कि अगर मेरा थंब स्क्रीन की तरफ पॉइंट आउट करे तो वो इनवर्ड्स होता है या आउटवर्ड्स होता है? Sir, inwards. Inwards. भाई मैंने कहा था आपको डायग्राम पेपर के ऊपर मिलेगा, आपका थंब पेपर के अंदर जा रहा है तो इनवर्ड, आपका थंब आपकी तरफ ही आ जाए तो वो होता है पेपर से बाहर निकल रहा है, फिर वो आउटवर्ड्स हो जाता है। तो इसलिए भैया अगर मैं इसी डायग्राम को देखूं और मैं तुमसे फोर्स की डायरेक्शन पूछूं तो आप बड़े तरीके से कह दोगे कि भैया फोर्स की डायरेक्शन इनवर्ड्स है, या इनवर्ड्स की जगह आप दूसरा नाम भी दे सकते हो, इनटू दी पेपर। चेक करके देख लो, कोई दिक्कत कोई समस्या? No, sir. तो अगर मैं ऐसे दो तीन डायग्राम दे दूं clear है। और मैं सिर्फ आपको बोलूं कि डायरेक्शन फाइंड करके दे दो, करके दे दोगे? Yes, sir. Yes, Yes, sir. चलो डन, वेरी गुड भाई। तो ये पूरा नोट डाउन कर लो पहले तो, और याद रखो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लिखने के लिए आ जाता है 1 मार्क्स में, लेकिन ऐसे नहीं बोलेगा कि स्टेट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, वो बोलेगा स्टेट द रूल टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, वो इस तरीके से बोलेगा। तो आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लिखोगे और फिर उसको एक्सप्लेन करोगे कि अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल we will open our 3 fingers in mutually perpendicular direction and thumb will, यहां लिख रहा हूं अब, thumb will point out in the direction of force, the first finger या index finger ये हमें कौन सी डायरेक्शन में पॉइंट आउट करके देगी? मैग्नेटिक फील्ड, और जो मिडल फिंगर है वो किसको पॉइंट आउट करके देगी? सेकंड फिंगर। वेरी गुड, दैट इज करंट। एंड कंफ्यूज मत होना, डेफिनेटली वो आपको ट्रिक करेगा इस चीज में। करंट की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव मूव कर रहा हो या इलेक्ट्रॉन के अपोजिट वाली डायरेक्शन है। ऋतिका बिल्कुल सही, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल इज समथिंग लाइक शत्रुघ्न सिन्हा। प्रतिभा नीट में तो एमसीक्यू आते हैं, क्या बोर्ड्स की तैयारी नहीं करोगी? चलो मैं भाई डायग्राम दे रहा हूँ, चेक करके बताओ फटाफट किधर किधर मूव करेगा चार्ज पार्टिकल। ये बस ऐसी ही है, मतलब फालतू है ये, ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं आने वाला, बस मैं तो आपसे बस डायरेक्शन क्लियर कराने के लिए कर रहा हूँ। हाँ ये 10th में भी पढ़ा था, बिल्कुल सही। चलो भाई
बताओ इस केस में मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स है, चार्ज इलेक्ट्रॉन है और वो नीचे जा रहा है किसी वेलोसिटी v से, तो बताओ इस पे फोर्स किधर लगेगा? लेफ्ट, राइट, ऊपर, नीचे, इनवर्ड्स, आउटवर्ड्स, किधर? Sir, question repeat कर. मैंने मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करी है क्रॉस से, क्रॉस का मतलब इनवर्ड्स, मतलब स्क्रीन के अंदर है मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लिया, ये इलेक्ट्रॉन नीचे जा रहा है वेलोसिटी v से, तो मेरे को बताना है इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किधर लगेगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स बतानी है बस, लेफ्ट, राइट, ऊपर, नीचे, इनवर्ड्स, आउटवर्ड्स, किधर? Sir, right side. देखो Right एक चीज तो मैं आपको बता दूं, पहले एक चीज तो बता दूं, भाई मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स है, मतलब जेड एक्सिस में है कहीं ना कहीं, प्लस या माइनस वो तो छोड़ दो, मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस में है, मेरा करंट या चार्ज पार्टिकल किधर मूव कर रहा है? नीचे, तो मतलब वो हो गई वाई एक्सिस। तो एक चीज तो क्लियर है कि फोर्स किधर लगेगा, कौन सी एक्सिस में लगेगा फिर? Z axis. अगर Axis. नालायक, जेड एक्सिस में तो मैग्नेटिक X फील्ड है ही, axis. X axis. एक ही तो एक्सिस बची, एक्स एक्सिस। अब ये कोई सी भी एक्स एक्सिस हो सकती है, नेगेटिव भी या पॉजिटिव, अब आपको वही सोचना है बस कि भैया फोर्स लेफ्ट में मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस में लग रहा है या राइट में पॉजिटिव एक्स एक्सिस में लग रहा है। भाई एक बार चेक करके बताओ फिर से, जतिन क्लियर है या रिपीट करना है? Clear है sir. ओके तो यार फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाता हूं। सबसे पहले आपकी फर्स्ट फिंगर ओपन होगी, फर्स्ट फिंगर किधर ओपन होगी? आपकी फर्स्ट फिंगर मेरी तरफ आनी चाहिए और मेरी फिंगर आपकी तरफ आएगी, ये हो गई इनवर्स डायरेक्शन। मेरे को बताओ करंट किधर है, नीचे या ऊपर? Up. Upward. ऊपर. इलेक्ट्रॉन नीचे जा रहा है तो करंट किधर जाएगा? ऊपर ऊपर. जाएगा। अब थंब को ओपन किया तो थंब किधर ओपन हो रहा है? Right side. ये आपका राइट आ Left रहा है, side. लेफ्ट आ रहा है, तो भैया आप कहोगे फोर्स किधर लग रहा है, लेफ्ट साइड या टूवर्ड्स? इस साइड कौन सी डायरेक्शन आती है, ईस्ट वेस्ट क्या आती है इधर लेफ्ट में? अबे नालायको, लेफ्ट में कौन सी डायरेक्शन आती है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ क्या आता है? Sir, east. North. West. North. हाँ और कुछ बोलो और। अरे इंडिया का मैप ही नहीं पता भैया, आप लोग नॉर्थ इंडिया से हो, साउथ इंडिया से हो? हिमाचल नॉर्थ इंडिया है, साउथ इंडिया है, ईस्ट इंडिया या वेस्ट इंडिया है? Sir, North India. North. हाँ चलो इतना तो पता है। तो भैया आप नॉर्थ में हो क्योंकि आप इंडिया के बिल्कुल ऊपर बैठे हो, क्राउन पे बैठे हो, आप बेसिकली इंडिया का क्राउन कहलाते हो। Yes, sir. नीचे है कन्याकुमारी साउथ में, भैया याद रखना इधर बिल्कुल लेफ्ट में गुजरात आता है, राजस्थान आता है, ये हमारा वेस्ट इंडिया कहलाता है, और इधर असम, दार्जिलिंग, ये सब बंगाल आता है, ये हमारा क्या कहलाता है, ईस्ट इंडिया कहलाएगी भैया ये। इसलिए हम कहते भी तो हैं सबसे पहले सनराइज कौन सी कंट्री में होता है, इंडिया के अंदर ही, कौन सी स्टेट के अंदर होता है? North. Sir, Arunachal Arunachal Pradesh. तो अरुणाचल प्रदेश कहाँ आ रहा है, राइट में आ रहा है या लेफ्ट में आ रहा है? East. ईस्ट में, ईस्ट क्योंकि में। सूरज ईस्ट से निकलता है तो इसलिए अरुणाचल प्रदेश ईस्ट में है। अब हो गया क्लियर? Yes. Yes, sir. हाँ Sir, for a time being. हाँ चलो तो ये याद रखना, आर लेफ्ट हैंड इज टूवर्ड्स गुजरात वेस्ट, राइट हैंड टूवर्ड्स ईस्ट बंगाल वगैरह, अरुणाचल प्रदेश वगैरह। आप क्राउन हो, आप खुद पता आप नॉर्थ इंडिया में हो तो आपको पता ही चलना चाहिए, बाकी सब नीचे गए साउथ इंडिया में। Yes, sir. Done. दिल्ली कौन से में आता है? दिल्ली नॉर्थ इंडिया का पार्ट ही आता है क्योंकि वो थोड़ा सा ऊपर ही है, हिमाचल से थोड़ा सा नीचे हुआ वो। चलो तो आपको ये सब चीजें क्लियर हैं। अब आगे की बात तो सुनो, ये तो हमने बस डायरेक्शन फालतू में डिस्कस कर रहे थे यहां तक की। आ जाओ अब मेन मुद्दा क्या क्या समझना है भाई, इंपॉर्टेंट चीज प्लीज अब ध्यान दो, थोड़ा सा सीरियस हो जाओ भैया। इंपॉर्टेंट चीज बस दो ही चीजें रह गई हैं। एक, अगर आप देखो फोर्स का फॉर्मूला क्यू वी बी साइन थीटा है, तो इससे दो चीजें, पहली चीज क्या कि अगर साइन थीटा की वैल्यू मतलब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो जाए या 180 डिग्री हो जाए, मतलब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल
या एंटी पैरेलल मूव करे तो साइन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0. 0. मतलब जैसे मैंने कहा मैग्नेटिक फील्ड इधर आपकी तरफ है इनवर्ड्स, और चार्ज पार्टिकल भी इनवर्ड जा रहा है, तो क्या ये दोनों परपेंडिकुलर ओपन हुए या पैरेलल ओपन हो गए? Parallel. Parallel. तो ये तो हमारे रूल के खिलाफ ही हो गया। तो याद रखना इस केस में फोर्स कितना लगेगा? 0, कोई फोर्स नहीं लगेगा। दूसरी चीज, इंपॉर्टेंट चीज, कि अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर बस वो बैठा हुआ है, कुछ नहीं कर रहा, बैठा हुआ है, मौज ले रहा है, तो वो मौज ही लेता रह जाएगा, उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। फोर्स सिर्फ तब लगेगा जब चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा हो और किसी एंगल पे मूव कर रहा हो, ना तो 0 डिग्री ना तो 180 डिग्री। ऋत्विका, हिमाचल दिल्ली से 1000 किलोमीटर तो नहीं है, ये किसने कह दिया तुम्हें? अब तुम जहां रह रही होगी वो 1000 किलोमीटर दूर हो सकता है, लेकिन हिमाचल 1000 किलोमीटर दूर तो नहीं है। Yes, sir. हम्म, बिल्कुल। हिमाचल का सबसे लोएस्ट पार्ट भी तो कुछ ना कुछ है भैया। जैसे मैं कसोली चले गया, कसोल 450 किलोमीटर समथिंग, 400 किलोमीटर समथिंग है। चलो भाई, यहां तक सबका हुआ या किसी को कोई डाउट है अभी भी? Done, sir. डन। हाँ, पठानकोट तो दूर है भाई, ये ऋतु ये मान लिया। अब भाई इससे ज्यादा भी इंपॉर्टेंट एक चीज है, वो समझो, बस ये लास्ट चीज। इससे इंपॉर्टेंट क्या चीज है भाई? मैंने बताया फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है। तो आप थोड़ा सा 11th क्लास की चीज आ गई, अगर कभी भी फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर आए तो भैया फिर वो कोई भी ऑब्जेक्ट किस टाइप का पाथ फॉलो करेगा, ये बताओ। इफ फोर्स इज कमिंग परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, तो फिर ऑब्जेक्ट किस टाइप का पाथ फॉलो करेगा? Circular. भाई वेरी गुड, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना। अगर फोर्स कभी भी डिस्प्लेसमेंट के या वेलोसिटी के परपेंडिकुलर आ रहा है तो मतलब हमारा ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा। तो भैया इधर भी यही चीज होगी। हमारा जो मैग्नेटिक फोर्स है, प्लीज इधर ध्यान दो भाई, ये मैंने मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करी इनवर्ड्स, इसके अंदर मैंने एक चार्ज पार्टिकल मूव कराया ऊपर की तरफ, तो इस चार्ज पार्टिकल पे कंटिन्यूअस परपेंडिकुलर फोर्स लगता रहेगा। अगर कंटिन्यूअस परपेंडिकुलर फोर्स लगता रहेगा तो भैया ये एक सर्कुलर पाथ बनाने लग जाएगा। अगर ये एक सर्कुलर पाथ बनाने लग गया है तो फिर आपको इसका रेडियस कैलकुलेट करना पड़ेगा। रेडियस, तो मेरे को बताओ इसका रेडियस कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर कोई भी चीज सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो उसको कौन सा फोर्स चाहिए होता है? Centripetal force. सेंट्रीपिटल फोर्स। Centripetal. सेंट्रीपिटल फोर्स खुद में कोई फोर्स नहीं है, दूसरा कोई फोर्स होता है जो सेंट्रीपिटल बन जाता है। जैसे हमारे प्लैनेट रिवॉल्व कर रहे हैं तो उस केस में कौन सा फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाता है? Gravitational तो force. इधर कौन सा फोर्स है जो सेंट्रीपिटल बन गया? Gravitational. मैग्नेटिक फोर्स है जो Magnetic force. सेंट्रीपिटल बन गया। रेडियस हमेशा कितना एंगल बनाता है सरकमफ्रेंस से? 90. 90 degree. तो इधर आप लिखोगे mv² / r सेंट्रीपिटल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स लिखोगे qvb और एंगल लिखोगे 90 डिग्री, क्योंकि मैंने बताया सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा नीचे और वेलोसिटी लगेगी टेंजेंशियल। वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल, सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ, तो इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री, और ये एंगल वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में था। तो साइन 91 हो गया, एक वेलोसिटी से वेलोसिटी कट गया, तो भैया आपके पास रेडियस का फॉर्मूला आ गया कि जो भी ये चार्ज पार्टिकल है ये हमेशा एक सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, और इस सर्कुलर पाथ का फॉर्मूला mv/qb। mv/qb रट जाना भैया इस चीज को, mv/qb। चेक करके बताओ किस किस को यहां तक डाउट आया। Clear है. क्लियर है, वेरी गुड। वैसे तो बहुत सिंपल चीज ही है, कोई वैसा वाला चीज है नहीं कि जो डाउट होना चाहिए, बाकी हो तो पूछो। Clear है. क्लियर है, चलो Done, सो sir. डन। Done. So, ठीक है, ये क्या पूछा किसी ने? प्रतिभा खसोली, फर्स्ट टाइम सुना होगा। अरे मैंने खसौली नहीं बोल प्रतिभा मैडम, मैंने बोला कसौल।
कसौल, खीर गंगा, मणिकरण, कुल्लू के आगे, मनाली के रास्ते में, मलाना, तोश, अब तो पता है। हाँ, एक कसौली भी होता है। ऋतिविका, अभी तो मैं लॉन्ग वीकेंड में गया था उत्तराखंड, चोपटा, टुंगनाथ, केदारनाथ की साइड। हाँ वर्षा, मैं हिमाचल आया हुआ हूँ, कसोल तो मैं बहुत बार आया हुआ हूँ, खीर गंगा गया हूँ, मणिकरण गया हूँ, खीर गंगा मेरे को बहुत पसंद है, तोश भी गया हुआ हूँ, मलाना गया हुआ हूँ, मलाना से माल लेके आया हुआ हूँ। चलो भाई, मजाक हट गए, चेक करके बताओ, नो डाउट, बढ़े आगे। Yes, sir. चलो, बहुत ही सही। ये देखो कितने बदतमीज लोग हैं। धर्मशाला, धर्मशाला भी, हाँ, अकेले अकेले ही ट्रैवलिंग, अच्छा हमें भी घुमाओ, अरे बहुत बढ़िया। तुम पहले है ना नीट का एग्जाम दे लो, उसमें नंबर लिया हो, फिर मैं पक्का तुम लोगों को घुमा दूंगा। अच्छा, तुम वर्षा कालका जी भी आई हुई हो दिल्ली में, अरे बहुत बढ़िया। गायत्री, मेरा घर दिल्ली में कालका जी एरिया में है। हाँ आकाश, बहुत एक मिनट रुको जरा। चलो, बिल्कुल यार, कभी भी मिलने आओ दिल्ली में। यार अब हमने रेडियस कैलकुलेट कर लिया है, लास्ट चीज सुन लो बस, दैट्स इट। अब ये सर्कल जो कंप्लीट कर रहा है चार्ज पार्टिकल, ये कितनी देर में कंप्लीट करेगा, मतलब हमें निकालना है टाइम पीरियड, कि भाई हमारा जो ये चार्ज पार्टिकल सर्कलों में घूम रहा है, ऐसे बार बार रोटेट कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, ये कितनी देर में एक सर्कल कंप्लीट कर रहा है, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, और एक सर्कल का डिस्टेंस कितना होता है, 2 पाई आर। और ये चार्ज पार्टिकल कितनी स्पीड से मूव कर रहा था, वी की स्पीड से। भैया आपने पीछे जो आर का फॉर्मूला कैलकुलेट किया ना, वही फॉर्मूला बस यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो आपके पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ जाएगा। और ये फॉर्मूला नेक्स्ट क्लास तक बिल्कुल अच्छे से रटा हुआ होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में ही। बस आप फॉर्मूला लिख लो, 2 पाई m/क्यू बी। बस यहां तक की चीजें खत्म। अब हमारा चैप्टर बहुत ही छोटा सा बचा है, ऑलमोस्ट हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर खत्म हो ही जाए, और नेक्स्ट क्लास कल ही है। बिल्कुल साइक्लोट्रॉन में आएगा ये कॉन्सेप्ट वर्षा, और साइक्लोट्रॉन डिलीट हो चुका है सिलेबस से, लेकिन फिर भी उसका फॉर्मूला फॉर्मूला है सिलेबस में, तो वो तो पढ़ेंगे।